हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज अबाउट द 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज जो अधिष्ठान आईएएस आप लोगों के लिए लेकर आया है। दिस इज फॉर द प्रीलिम्स 2024। आई रिपीट अगेन, फॉर प्रीलिम्स 2024 हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की। जैसे कि पिछले साल करा था, उसके पिछले साल भी हमने करा था, और जो लास्ट ईयर के जो 1.5 ईयर करंट अफेयर्स करे थे उसमें से हमारे 70% करंट अफेयर्स आए थे। हाँ, हालांकि 23 के अंदर हमारे करंट अफेयर्स इतने पूछे नहीं गए जो हमने पढ़ा है, वो पता नहीं पेपर कहीं से आ गया है। बट 22 के अंदर जो था 70% से भी ज्यादा करंट अफेयर्स हमारे इन टॉपिक्स के अंदर थे। इस बार भी हम पूरी मेहनत करेंगे करंट अफेयर्स पे, कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम इसके अंदर समझ सके, करंट अफेयर्स को हम कवर कर सके। ये सीरीज इस बार पहले स्टार्ट कर दिए, तो सभी बच्चे ध्यान रखें, इसको जरूर आपको देखना है, अभी से देखना है, जिससे कि आपका बर्डन जो है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ 30 मिनट्स आपकी लाइफ के चाहिए, दिन के चाहिए, सॉरी। और आप इसके अंदर क्या करेंगे, आप इसके अंदर पूरा का पूरा करंट अफेयर समझ जाएंगे। चलिए हम पहला अपना टॉपिक पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ 7। जस्ट गिव मी थम्स अप फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी बच्चे थम्स अप दें, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप सब लोग यहाँ पर एक्टिवली देख रहे हैं। ठीक है, देखो, एक होता है देखना कि देख लिया साहब, मजा आ गया देखकर, ठीक है, पर पैसिवली देखा, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करा, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। एक्टिव पार्टिसिपेशन जब तक नहीं करोगे, जब तक कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे, जब तक लिखोगे नहीं चीजों को, तब तक दिक्कत आएगी। ठीक है, मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा जितना भी बना सकता हूँ। ठीक है, और आपको करंट अफेयर्स बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये तो फॉर श्योर है। तो ग्रुप ऑफ 7 G7 कंट्रीज क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो अभी क्यों है ये न्यूज के अंदर, बिकॉज 49 समिट जो है G7 ग्रुप का अभी हुआ है कहां पर, हिरोशिमा जापान के अंदर, जहां पर बम गिरे थे ना वहीं पर। ठीक है, तो G7 कंट्रीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो 49 सबमिट हुआ है अभी, 49 सबमिट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 49 सबमिट हुआ है, ठीक है, ये आप याद कर ले। कहाँ हुआ है, हिरोशिमा के अंदर हुआ है, ये भी आप याद कर ले। हिरोशिमा के अंदर 49 सबमिट हुआ है। ठीक है, G7 कंट्रीज। अब 7 कंट्रीज कौन है G7 कंट्रीज, ये है अमीर लोग, है ना, विश्व के जो अमीर लोग हैं उनको अंदर काउंटिंग होती है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब कैसे याद करें इसको G7 को, सर हम करते हैं और भूल जाते हैं। तो देखो, ऐसे समझो कि एक अमीर आदमी है। अच्छा, अमीरी में यूएसए और यूके तो आएंगे ही, ठीक है, यूएसए और यूके तो आएंगे। और कौन कौन सी कंट्री आती है मैं आपको बता देता हूँ। एक अमीर आदमी है, बहुत पैसा है इसके पास, पैसे के साथ साथ इसकी तौंद भी आ गई है। ठीक है, तौंद क्यों आ गई है अब ये समझो। तौंद इसलिए आ गई क्योंकि ये क्या है, ये लेस खाता है, ठीक है, बहुत सारी लेस खाता है। तो यहां से लेस से आप याद करेंगे इटली, ठीक है, तो लेस से इटली याद करेंगे आप। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, रिच मैन है, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग, कैन से याद करेंगे, क्या आई कैन डू एनीथिंग, कहीं से भी इधर से उधर कर सकता है अपन सब काम, तो कनाडा से याद कर लेंगे अपन। ठीक है, कनाडा तो पहली कंट्री हो गई, इटली दूसरी हो गई कनाडा, यूके यूएसए तो है ही। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या है, एक और चीज बहुत खाता है ये भाई, क्या, फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज से आप याद करोगे, तीसरी कंट्री हो गई फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज से याद करोगे आप फ्रांस। ठीक है, एक और कंट्री है, कौन सी कंट्री है, एक कंट्री और है जिसको आपको उनको याद करना है, ये पान भी बहुत ज्यादा खाता है। ठीक है, पान भी बहुत ज्यादा खाता है ना। एक बार एक इंडियन के पास आया था, इंडियन ने पान खिला दिया, उसको इतना पसंद आया, रोज की रोज पान खाता है। राइट, तो जापान आप यहाँ से याद कर लेंगे। और ये मैन है ना, मैन, रिच मैन, मैन से याद करोगे आप जर्मनी, मैन से याद करोगे जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई ये पांचवी कंट्री, और दोनों दूसरी यूएस यूके तो है ही। यूएस यूके तो हमारे अमीर नेशंस के अंदर आ ही रहा है। तो यूएस यूके कनाडा इटली फ्रांस जापान, और क्या करना है यहाँ पर आप देखेंगे मैन तो जर्मनी। तो आप याद करो, जल्दी से आंखें बंद करो सभी, कि एक बहुत अमीर आदमी है, क्या कर रहा है, वो बोल रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, कैन, कनाडा। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है, फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, ठीक है, फ्रांस। ठीक है, फिर क्या करेगा, लेस खाएगा, लेस खाएगा इटली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, उसको पान खिला दिया था, एक तो पान उसको बहुत पसंद था, तो दो तीन पान ठूस देता था खाना खाने के बाद, तो पान उसके अंदर याद कर लोगे आप जापान, और मैन है तो जर्मनी, इससे याद हो ही जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कभी नहीं भूलने वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ये तो था रटने की तरीके। अब हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं G7 ग्रुप पे। तो देखिए, ये जो G7 ग्रुप था ना, वो 1973 का ऑयल क्राइसिस के टाइम पर आया था। 1973 का ऑयल क्राइसिस भी मैं आपको समझा दूंगा, और इसके अंदर क्या सिचुएशन हुई थी ये आपको मैं इसके अंदर बताता हूँ। देखो क्या हुआ 1973 ऑयल क्राइसिस के अंदर, कि इसराइल, अगर आप देखेंगे इसराइल जो है, ठीक है, और अरब कंट्रीज, इनके बीच में ना 36 का आंकड़ा था पहले। अब तो चलो थोड़ा बहुत सही हो गया है, पर पहले इनके बीच में, इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच में 36 का आंकड़ा था। ठीक है, तो अभी 36 का आंकड़ा था, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ना, वो उसको सपोर्ट करता था, किसको, इसराइल को।
तो इन अरब कंट्रीज ने सोचा कि यार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, इनको मजा चखाते हैं। कैसे मजा चखाएं? इन अरब कंट्रीज के पास क्या था, बहुत सारा ऑयल का रिजर्व्स है, ठीक है, ऑयल है इनके पास। तो उन्होंने कहा इनको इनके ऊपर एम्बार्गो लगा देते हैं ऑयल का। तो सबसे पहले लीबिया ने एम्बार्गो लगाया कि हम तुम्हें ऑयल नहीं दे रहे। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया ने बोला हम तुम्हें ऑयल नहीं दे रहे। तो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, उनके अंदर ऑयल देना इन्होंने बंद कर दिया। उनकी बिल्कुल ऑयल पेट्रोल खत्म हो गया बिल्कुल, ठीक है। सोच के देखो, पेट्रोल पंप बिल्कुल बंद हो गए। एक दिन तक नहीं, 2 दिन तक नहीं, 3 दिन तक नहीं, 4 दिन तक नहीं, पूरे पूरे वीक, पूरे पूरे 15-20 दिन तक ये पेट्रोल पंप बंद रहे। तो पूरी पूरी इकॉनमी ठप हो जाएगी। और ऐसा ही इन्होंने करा। इन्होंने क्या करा, ये देखो, इनको सऊदी, ये जो अरब कंट्रीज थी, इन्होंने इनको लाइन पे खड़ा कर दिया कि हम तुमको ऑयल नहीं दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चीज थी, द प्रो इजराइल पॉलिसीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स देन लेड लीबिया टू अनाउंस दैट इट वुड एम्बार्गो ऑल द ऑयल शिपमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। द सेम सूट वाज अप्लाइड बाय सऊदी अरेबिया एंड अदर अरब ऑयल कंट्रीज, ठीक है। और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, इन सब के ऊपर क्या करा, इस तरह से ऑयल एम्बार्गो लगा दिया कि हम तुम्हें ऑयल नहीं दे रहे, करना है जो कर लो, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होगा, आप देखेंगे कि ये जो क्राइसिस आ रहा था उससे पहले, है ना, यूएस सेक्रेटरी और जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ये 4 कंट्री, ठीक है। तो यूएसए, जर्मनी, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम, ये 4 कंट्रीज मिली थी। और इन कंट्रीज को लाइब्रेरी 4 नाम से इन्होंने ग्रुप बनाया था। लाइब्रेरी लाइब्रेरी 4, ठीक है। तो लाइब्रेरी 4 कौन सा ग्रुप है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको लाइब्रेरी ग्रुप भी बोलते हैं, लाइब्रेरी 4 ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। और ओरिजिनली G7 से पहले जो बनाया वो लाइब्रेरी ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आपको सबको याद आ गया। कैसे याद करोगे, 7 को उल्टा करो तो एल बन जाता है ना, एल, एल फॉर लाइब्रेरी, ठीक है। तो G7 से पहले वाला ग्रुप जो था वो लाइब्रेरी ग्रुप था, ऐसा आप इसके अंदर समझे, ठीक है। फिर ये कहानी होती है। तो इन मिड 1973 जापान आल्सो बिकम द मेंबर ऑफ दिस लाइब्रेरी ग्रुप। तो इसको फिर ग्रुप ऑफ 5 बोलने लग गए, ठीक है। लाइब्रेरी ग्रुप से क्या हुआ, लाइब्रेरी ग्रुप से ग्रुप ऑफ 5 बनाए, ठीक है। इसके बाद देखो जापान भी आ गया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो था ही, यूके था ही, जर्मनी था ही और इटली था ही, ठीक है। इसके बाद जर्मनी था ही और फ्रांस था ही। इसके बाद आप देखेंगे जापान भी आ जाएगा। जापान के बाद आप देखेंगे फिर इटली और कनाडा भी आ जाएंगे। तो कनाडा आ जाएगा 1976 के अंदर, तो ग्रुप 7 बन जाएगा। तो अब याद रखो, सबसे लास्ट के अंदर कनाडा आया है, ठीक है। सबसे लास्ट के अंदर कनाडा आया है। और पहले लाइब्रेरी 4 ग्रुप था, ठीक है। उसके बाद G5 ग्रुप बना, फिर G6 ग्रुप बना और फिर G7 ग्रुप बना। ये इवोल्यूशन भी याद रखना, कभी कभार यूपीएससी को मस्ती चढ़ती है तो वो से ये सब चीजें डिटेल के अंदर पूछने लग जाता है। अब ये जो 49 सबमिट हुई है, ठीक है, ग्रुप 7 की 49 सबमिट हुई है, इसके अंदर क्या क्या बातें हुई है। तो सबसे पहली बात तो ये है, इकोनॉमिक रेजिलेंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात यहाँ पर हुई है। एग्रीड टू सेट अप ए coordination platform of the economic coercion to counter the attempts to weaponizing trade and economic independency in the critical and emerging technologies। critical और emerging technologies जो हैं, जैसे चिप है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनके ऊपर अगर मान लीजिए जैसे रेयर अर्थ मेटल्स है, इनके ऊपर मान लीजिए एक ही कंट्री का वर्चस्व कायम हो जाता है, जिस कंट्री का नाम है चाइना, तो गड़बड़ हो जाएगी, वो किसी को नहीं देगा फिर। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ऐसा हमने कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके विपनाइज जो होता है ट्रेडिंग एंड द इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको हम विपनाइज ना होने दें, ठीक है। दे एग्रीड ऑन द डी रिस्किंग कमर्शियल टाइज विद द चाइना, चाइना के साथ कमर्शियल टाइज है उनको हम डी रिस्क करें, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड्स फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्टैंडर्ड्स हम बताएं, ठीक है। डेवलपमेंट एडॉप्शन ऑफ द इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपन मिसयूज कर सकते हैं। मोदी जी भी बार बार कहते हैं कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन इसका करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज बोली गई। और क्लाइमेट और एनर्जी के बारे में वही बातें करी गई कि हम नेट जीरो इमिशन करेंगे बाय 2050 एंड टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू द 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो होता नहीं है इनसे, बट ये वादे जरूर करते हैं। दे आर एंडोर्स द G7 क्लीन एनर्जी इकोनॉमिक एक्शन प्लान, ठीक है, विच एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेड पॉलिसी विल प्ले मेन रोल इन द रीचिंग द नेट जीरो इमिशन। तो ये सारे काम इन्होंने करे। और एक और चीज है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, उसके ऊपर भी स्टेटमेंट उन्होंने इस तरह दिया। तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है टॉपिक दैट इज स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम कई बार आप देखेंगे टेस्ट सीरीज के अंदर आपको पूछा जाएगा, ठीक है, और कोई ना कोई रीजन से ये हमेशा न्यूज के अंदर रहता ही है। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या है अभी न्यूज के अंदर, क्योंकि अभी देखिए ऐसा माना गया था कि जयशंकर जी क्या कर रहे हैं, जयशंकर जी ने ऐसे बोला कि चाइना के पास है ना बहुत बड़ी आर्मी है,
वो चाइना एक बहुत बिगर इकोनॉमी है, तो चाइना की तारीफ कर दी, मतलब उन्होंने थोड़ी सी ऐसी तारीफ इस तरह से करी थी कि भाई हमें जब चाइना से बात करें तो वो बिगर इकोनॉमी है, ठीक है। हाँ, और कि हम जो है वो उससे बातचीत करेंगे तो उसको उस तरह से नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा उसके अगेंस्ट में चले जाए, ठीक है। तो क्या कहा था एक्चुअली जयशंकर जी ने, ये देखिए, I mean, look, they are bigger economy. What am I going to do? As a smaller economy, I'm going to pick up a fight with a bigger economy. क्या मैं स्मॉल इकोनॉमी हूँ मैं तो, ठीक है, और वो बड़ी इकोनॉमी, इसमें डाउट नहीं है कुछ भी कि हम चाइना के रिलेटिवली बहुत छोटे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। तो जयशंकर जी ऐसे बोल रहे हैं कि हम जो है वो छोटे हैं और ये बड़े हैं, तो हम क्या करें, लड़ लें इससे, ठीक है। तो यू कि मतलब हमको रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू ऑल्सो हैव टू कीप इन द माइंड दैट वी हैड एन एग्रीमेंट दैट यू आर नॉट सपोज टू ब्रिंग द मिलिट्री टू द बॉर्डर। प्लीज अंडरस्टैंड वाई डू वी रीच एन एग्रीमेंट, इट इज टू स्टेबलाइज द सिचुएशन, इट इज नॉट फॉर द लव एंड द अफेक्शन। लव और अफेक्शन के लिए नहीं कराए, सिचुएशन है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर उनको बोल दिया कि चाइना बड़ा है हम छोटे हैं, ठीक है। अब इस चीज को ओपोजिशन जब तक बुनाएगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा उसको। तो राहुल गांधी जी ने बोला कि यार ये चल क्या रहा है भाई, ठीक है, कि आप उसकी तारीफ कर रहे हो। तो कांग्रेस ने अटैक करते हैं उसके ऊपर कि जयशंकर जी जो है वो स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित है। अब स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है, आपने ये मूवी देखी है हाईवे मूवी, इसमें आलिया भट्ट होती है, ठीक है, आलिया भट्ट के साथ रणदीप हुड्डा होता है, ठीक है। तो रणदीप हुड्डा आलिया भट्ट को किडनैप कर लेते हैं, ठीक है। तो आलिया भट्ट एक विक्टिम हो गई, पर वो स्लोली स्लोली स्लोली, ठीक है, ये क्या है, रणदीप हुड्डा से प्यार करने लग जाती है, ठीक है। तो जब ये रणदीप हुड्डा से प्यार करने लग जाएगी तो मतलब जो विक्टिम है ना वो ही प्यार करने लग गया अपने जो कि एक्यूज्ड है उससे। दैट साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है, कि आप किसी को अगर पकड़ लेते हैं, इसको अब्यूज करते हैं, विक्टिम को अब्यूज करते हैं, विक्टिम को हॉस्टेज बना लेते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम के अंदर, ऐसा होता है कि आप उससे प्यार करने लगे, विक्टिम उससे प्यार करने लग जाता है। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम इज a psychological reaction that the victim of the abuse and the hostage situations experience when they develop a favorable feeling for the abusers. In addition to the basic kidnapper hostage scenario, Stockholm syndrome encompasses additional traumas in which a link exists between the abuser and the victim. Abuser और victim के बीच में एक link establish हो जाता है, that is known as Stockholm syndrome, ठीक है। तो द इंडिविजुअल असल्टिंग और होल्डिंग प्रिजनर्स गेन्स द विक्टिम्स फेवरेबल फीलिंग, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, उसका प्रेम हो जाता है। बस आपको ये याद रखना है, 4-5 ऑप्शन दे सकते हैं कि स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, तो फिर उसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, एफआरपी क्या होता है। देखो एफआरपी क्या होता है ये समझो, स्पेशली शुगर केन्स के लिए यूज होता है, शुगर केन। अब मैं कौन हूं, मैं हूं गन्ने का किसान, मैं गन्ना उगाता हूं, ठीक है, ये गन्ना उगा दिया मैंने। अब इस गन्ने का मैं क्या करूंगा, सर छीलो और खाओ। अरे नहीं भाई, मैं इस गन्ने से चीनी बनानी, पर मेरे पास मिल विल तो होगी नहीं, मिल तो मेरे पास होगी नहीं। तो दे आर सर्टेन थिंग्स नोन एज कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, शुगर मिल्स होती है। अब गन्ना एक ऐसी चीज है थोड़ी देर में सूख जाएगा, मैंने इसको तोड़ा तो थोड़ी देर में सूखने लग जाएगा, शुगर मिल्स होती है। अब शुगर मिल्स तक अगर ये गन्ना नहीं पहुंचा, ठीक है, अगर मैंने शुगर मिल्स को गन्ना नहीं बेचा तो मेरा गन्ना खराब है। तो गन्ने के जो शुगर मिल वाला है उसको पता है कि इसकी मजबूरी है, बेचेगा बेचेगा। तो ये इसका प्राइस जो है ना, मान लीजिए मेरा जो सब कुछ गन्ना उगाने में 100 रुपए लगा, मैं इसके पास गया कि भाई मेरा गन्ना ले ले। ये बोल रहा है कि मैं तो तेरे को सिर्फ और सिर्फ 95 रुपीज दूंगा। मैं कहूँगा पागल वागल हो गया क्या भाई, मेरा 100 रुपए का गन्ना मैंने घर में उगाया है, ठीक है, तू 95 रुपीज ही दे रहा है। ये बोला भैया देना है तो दे, नहीं तो नहीं देना। अब मेरे को झक मार कर देना ही पड़ेगा इसको, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मेरा गन्ना सूख जाएगा। तो मैं उसको कहूँगा ले ले भाई तू गन्ना ले ले 95 में ही, तू खुश रहे, ठीक है। इसमें मेरे को 5 रुपए का लॉस हो गया। और ये शुगर मिल वाले अगर मान लीजिए इस तरह का क्या कर दें, इस तरह का एक नेक्सस सेट कर दें जिससे कि गन्ने वाले किसान जो होंगे वो तो फिर भूख से मर जाएंगे, ठीक है। उनको तो 100 रुपए गन्ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 95 में बेचना पड़ रहा है, नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएगा। तो गन्ना एक ऐसी क्रॉप है जिसके अंदर आप समझ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा पेरिशेबल है, ठीक है, ये खराब होने लग जाती है जैसे आप निकालते हैं। तो इन शुगर मिल्स को सीधा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक एफआरपी अनाउंस करती है कि भाई गन्ने के किसान को कम से कम 110 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। दिस इज नोन एज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड रूल्स इनेबलिंग कॉर्पोरेट शुगर मिल्स टू क्लेम पास्ट केन प्राइस पेमेंट, ठीक है। वो पास्ट केन प्राइस पेमेंट को क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। द नोटिफिकेशन अलॉट पेमेंट्स टू द फार्मर्स in excess of the center's fair and the remunerative prices before 2015-16 as a business expenditure। मान लो कि
गवर्नमेंट ने 110 इसके अंदर कहा कि एफआरपी जो होगी 110 होगी। अब इनको बेचनी पड़ रही है एफआरपी 110 की जगह 115 रुपए का बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं 115 रुपए का? क्योंकि फार्मर्स का प्रेशर है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर है, इसलिए 115 का इनको बेचना पड़ रहा है और उसके कारण इनको 5 रुपए का लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आप लोग ये 5 रुपए है ना क्लेम कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? वापस बताऊं, ये है गन्ने का किसान, इसने करा गन्ना 100 रुपए में प्रोड्यूस। ये पहले गया गन्ने के किसान शुगर मिल के पास गया, तो शुगर मिल वाले ने बोला कि भाई मैं तो देखो 95 रुपीज दूंगा, है ना। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, तुमको इसको कितने देने पड़ेंगे, 105 देने पड़ेंगे, 105 रुपए इसको देने पड़ेंगे। अब इसको देने कितने पड़ रहे हैं? इसको 110 देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फार्मर ग्रुप्स का प्रेशर है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी बोल रहा है कि भाई दो। तो इसको तो 5 रुपए का लॉस हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि तुम अगर एफआरपी से ज्यादा देते हो ना, तो वो जो पैसा होगा वो हम तुमको दे देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि आप क्लेम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो एफआरपी क्या हो गया? मिनिमम प्राइस दैट द मिल ओनर्स आर मैंडेटेड टू पे टू शुगरकेन फार्मर्स। इट इज कवर्ड बाय द शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 issued under the Essential Commodity Act 1955. It is announced at the recommendation of CACP, ठीक है। CACP मतलब Commission for Agriculture Cost and the Price based on the cost of the production, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और कोऑपरेटिव फैक्ट्री जो है वो जनरली एफआरपी से भी ज्यादा देना पड़ता है बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द फार्मर और स्टेट एडवाइस प्राइस के कारण उनको देना पड़ता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जितना ज्यादा होगा उसको आप क्लेम कर सकते हो, ऐसा इसके अंदर बोला गया। नेक्स्ट इज मीना माता एमएम कन्वेंशन। एमएम मीना माता कन्वेंशन, एम और एक और एम ऐड कर दो, एम। तीसरा एम क्यों कर रहे हो सर? मरकरी के लिए। मरकरी के ऊपर कन्वेंशन है सर। मरकरी के ऊपर भी कोई कन्वेंशन होती है, बड़ा खतरनाक होता है मरकरी। अगर इनहेल कर लोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP4 टू मीना माता कॉन्फ्रेंस ऑन द मरकरी हेल्ड इन द बाली इंडोनेशिया के अंदर ये हुई थी। अब इससे मीना माता कन्वेंशन जो है ना, दैट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीना माता कन्वेंशन सबसे पहले 2013 के अंदर हुई थी। सर ये कैसा नाम है मीना माता? मीना माता नाम क्यों पड़ा ये भी हम इसके अंदर बताएंगे। पर ये समझो ये पहली ऐसी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। सर आप लीगली बाइंडिंग बोलते हो तो हमारे तो पसीने छूट जाते हैं। क्या भारत भी इसका पार्ट है? यस, भारत ने अभी 2018 के अंदर इसको रेटिफाइड कर दिया था, ठीक है। 2018 के अंदर इसको रेटिफाइड कर दिया था। तो आप यहाँ पे देखो, फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी बीइंग हेल्ड इन द इंडोनेशिया, ठीक है। और मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी, ठीक है, adopted in 2013 at Geneva, is the world's first largest or first legally binding treaty to protect human health and the environment from the adverse effect of the mercury, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो मीना माता कन्वेंशन क्यों, कैसे मीना माता, क्या नाम पड़ा इसका? सिटी ऑफ जापान के ऊपर इसका नाम पड़ा। दैट बिकम द एपिसेंटर ऑफ द मीना माता डिजीज, ठीक है। वो मीना माता डिजीज का एपिसेंटर बन गया था, मतलब मरकरी से होने वाली डिजीज का। मरकरी से क्या डिजीज हो जाती है सर? मरकरी खा के देख लो, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाती है इसके अंदर, नर्व्स के अंदर डिजीज हो जाती है, caused by the severe mercury poisoning in the 1950s. India signed the Mercury Convention in 2014 and ratified in 2018. मतलब India is a member of this one, ठीक है। It came into the force in 2017. तो मीटिंग के अंदर क्या हुआ? इंडोनेशिया एज वेल एज यूनाइटेड नेशंस हैव इंट्रोड्यूस ए ग्लोबल डिक्लेरेशन दैट कॉल्स ऑन द पार्टीज ऑन मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी टू टैकल व्हाट ग्लोबल लीगल ट्रेड ऑफ द मरकरी, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर बोला गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आपको इसके अंदर क्लियर है। तो देखिए 2018 की न्यूज़ है ये, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था कि रेटिफिकेशन हम कर रहे हैं मीना माता कन्वेंशन का ऑन मरकरी, और थोड़े दिनों बाद ही 2018 के अंदर ही, ठीक है, आई थिंक 1-2 महीने बाद ही क्या था, मीना माता कन्वेंशन को हमने पार्लियामेंट के अंदर रेटिफाई करवा दिया, राइट। नेक्स्ट इज एशियन वाटर बर्ड सेंसस। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 अभी इंडिया के अंदर कंडक्ट करा गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ही समझ लेते हैं कि इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, वेबसाइट पे जाते हैं। देखो वेटलैंड्स होते हैं ना, जो वेटलैंड्स, वहां पर बहुत सारे जीव जंतु आते हैं, ठीक है ना। इधर उधर से बहुत सारे जीव जंतु आते हैं। तो कितने आए वाटर बर्ड्स, ठीक है, वो सब इसके अंदर देखा जाता है। तो वाटर बर्ड्स आर वन ऑफ द की इंडिकेटर्स ऑफ वेटलैंड हेल्थ। अगर कहीं ज्यादा वाटर बर्ड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वेटलैंड की हेल्थ अच्छी है। आप भी कहीं ऐसी जगह जाओगे ना जहाँ पे कचरा वचरा कम है, ठीक है, घूमने जाओगे तो यहाँ पर शुद्ध हवा चल रही है, ठीक है। तो ये जो पक्षी आते हैं घूमने, वो अगर किसी वेटलैंड के ऊपर आकर बैठ रहे हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब उसकी वेटलैंड की हेल्थ अच्छी है ना। वेटलैंड्स प्रोवाइड फीडिंग, रेस्टिंग, रूस्टिंग
foraging habits for these charismatic species. We work with a number of the volunteers to access the status of the population and of the waterbirds over the time. The information so generated is used to identify wetlands of high importance. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो अब एशियन वाटर बर्ड सेंसस का मतलब समझ रहे हैं कि वाटर बर्ड सेंसस का मतलब यहाँ पे देखा जाता है कि कितनी वाटर बर्ड्स यहाँ पर आई, राइट. उससे क्या पता चलेगा, उससे पता चलेगा कि वेटलैंड्स का हेल्थ कैसा है. तो AWC एनुअल इवेंट इज ए सिटीजन साइंस प्रोग्राम supporting conservation and the management of the wetlands and the waterbirds. AWC is a part of global international waterbird census coordinated by the Wetland International. सबसे पहले ही समझिए wetland internationals, ठीक है, wetland से रिलेटेड है, समझ गए. AWC एशियन वाटर बर्ड्स सेंसस, ठीक है. तो देखो इन इंडिया AWC जो अब भारत के अंदर कैसे AWC करते हैं, ठीक है. AWC जो है भारत के अंदर जो करते हैं दैट इज BNHS. इस पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर, बताइए, ठीक है. BNHS एंड वेटलैंड इंटरनेशनल्स, ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल और BNHS ये दोनों मिलकर सॉरी एशियन वाटर सेंसस वाटर बर्ड सेंसस के अंदर करते हैं, ठीक है. अब BNHS के बारे में आप समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि BNHS जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन के कॉज को के पीछे बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, 1883 के अंदर बनी थी. इसका ये मेन मकसद यही है कि बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे कंजर्वेशन ऑफ नेचर हो, ठीक है, एजुकेशन पहले, पब्लिक अवेयरनेस हो, इस तरह से इसके अंदर हो. मुंबई के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है BNHS इंडिया, राइट. अब देखो यहाँ पे फॉर्म इन 1883 इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रिसर्च, ठीक है. BNHS हैज बीन डेजिग्नेटेड एज साइंटिफिक and industrial research organizations by Department of Science and Technology. Department of Science and Technology कहता है कि साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये है. मैंने आपको बता दिया मिशन क्या है इसका, कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, प्राइमरली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थ्रू एक्शन बेस्ड ऑन रिसर्च, एजुकेशन एंड द पब्लिक अवेयरनेस. और ये जो है ना एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है. ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मतलब वैसे तो ये मिनिस्ट्रीज के अंदर है, मिनिस्ट्री के अंदर है, बट ये आप देखेंगे कि ये क्या है, ये एक तरह से डे टू डे वर्क के अंदर मिनिस्ट्रीज के अंदर इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है. BNHS विजन ये है प्राइमरी इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विद ए ब्रॉड बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्सेलिंग in conservation of threatened species and the habitat. BNHS are or also organizes and conducts nature trials and camps for the general public, ठीक है. I hope this is clear to everyone. So this is all about today's class. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 सितंबर आ चुका है, आने वाला है, ठीक है. तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स का. इसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे. यहाँ पर ये सारे फीचर्स लिख रखे हैं. ये इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स लिए इसके अंदर 200+ मार्क्स का हम इसके अंदर कुछ पढ़ रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके अंदर कवरेज करने की कोशिश करेंगे. 25 सितंबर को यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है, आप अभी अपनी सीट्स को बुक कर लें, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.